आप सबका स्वागत करता हूं हमारे PSRM स्टडी चैनल में। आज हम लोग करने वाले हैं अपने क्लास 10th के सेकंड चैप्टर फेडरलिज्म से। आज का टॉपिक है व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री। आज हम लोग देखेंगे अपने इस टॉपिक में, हम लोगों ने इससे पीछे फेडरलिज्म का मतलब समझा था, ठीक है ना। हम लोगों ने क्या समझा था कि फेडरलिज्म एक ऐसा सिस्टम है जिसमें गवर्नमेंट के अलग अलग लेवल होते हैं और उनके बीच में कॉन्स्टिट्यूशनली पावर का डिवीज़न होता है, ठीक है ना। हम लोगों ने पीछे देखा है ना कि कॉन्स्टिट्यूशन में सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट को पावर दिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशनली वहाँ पे पावर डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, ठीक है ना। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और हम लोगों ने कंकरेंट लिस्ट देखे हैं, ठीक है ना। तो हम आज के टॉपिक में ये देखने वाले हैं कि इंडिया एक फेडरल कंट्री है। ये कैसे हम लोग कह सकते हैं कि इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया का जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसमें ऐसे कौन से फीचर्स हैं जो इंडिया को फेडरल बनाते हैं, ठीक है ना। हम लोग जानते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरेशन वर्ड यूज नहीं किया गया है, बल्कि उसके लिए क्या वर्ड यूज किया गया है इंडिया के लिए, यूनियन ऑफ स्टेट्स, ये वर्ड यूज किया गया है ना। कॉन्स्टिट्यूशन ने फेडरेशन की जगह पे कौन सा वर्ड यूज किया है, यूनियन ऑफ स्टेट्स, कि इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, ठीक है ना। यहाँ बहुत सारे स्टेट का यूनियन है, लेकिन हम लोग देखते हैं कि ये जो यूनियन ऑफ स्टेट है इनके बीच में जो रिलेशन है वो फेडरेशन है, ठीक है ना। गवर्नमेंट के जो लेवल है, स्टेट गवर्नमेंट है, इनके बीच में पावर का एक डिस्ट्रीब्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो बीइंग अ यूनियन ऑफ स्टेट, इंडिया इज मोर ऑफ अ फेडरल काइंड ऑफ नेशन, ठीक है। इंडिया हैज़ मोर ऑफ फेडरेशन सिस्टम बीइंग अ यूनियन ऑफ स्टेट, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने फेडरेशन वर्ड नहीं बेशक यूज किया है, बट फेडरेशन के आइडिया को इम्प्लीमेंट किया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो हम लोग आज देखते हुए चलते हैं कि हमारा जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कौन कौन सी क्वालिटी इंडिया को फेडरल बनाती है। ओके, तो चलिए देखते हैं। ओके, तो हम देखते हैं कि इंडिया का जो फेडरल स्ट्रक्चर है, इंडिया किस तरीके से फेडरल है। तो यहाँ इंडिया में गवर्नमेंट के जो डिफरेंट लेवल है उनके बीच में पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। कैसे पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है ये हम लोग देखते हुए चलते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है उसको 4 ग्राउंड पे किया गया है, ठीक है। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट और रेसिडुअल लिस्ट, ठीक है। तो हम लोग एक एक करके देखते हुए चलते हैं। यूनियन लिस्ट की बात करते हैं तो यूनियन लिस्ट में वैसे सब्जेक्ट आते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में होते हैं, जिनके ऊपर एब्सोल्यूट कंट्रोल किसका होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, ठीक है। ये टोटल कितने हैं, 97 सब्जेक्ट्स हैं। Okay, there are total 97 subjects under union list and those subjects are enjoyed by the central government. Okay, the central government has the exclusive power over those subjects, ठीक है। जैसे ये जो सब्जेक्ट्स होते हैं ये नेशनल इंटरेस्ट के सब्जेक्ट होते हैं, जैसे डिफेंस हो गए, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, बैंकिंग हो गया, फॉरेन रिलेशन हो गया, ठीक है ना। तो ये जो भी सब्जेक्ट होंगे ये क्या होंगे, हमारे नेशनल इंटरेस्ट के सब्जेक्ट हैं। टोटल कितने हैं वहाँ पे, 97 है। अब वही अगर हम लोग बात करते हैं, देखिए जो यूनियन लिस्ट है उसके रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट्स है उस पर सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट उससे रिलेटेड कानून बना सकते हैं। तो द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन मेक लॉ ओवर और सब्जेक्ट्स रिलेटेड विद यूनियन लिस्ट, ठीक है ना। वही बात करते हैं हम लोग स्टेट लिस्ट की। तो स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट होते हैं वो रिलेटेड होते हैं जो लोकल इंटरेस्ट हैं या जो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन है उससे रिलेटेड होते हैं, ठीक है। यहाँ पे टोटल कितने सब्जेक्ट हैं, 61 है। पहले यहाँ पे टोटल 66 सब्जेक्ट थे, अब यहाँ पे टोटल 61 सब्जेक्ट है। जैसे आप देख लीजिए, पुलिस हो गए, ट्रेड हो गए, कॉमर्स हो गए, एग्रीकल्चर हो गए, एजुकेशन, हॉस्पिटल, मेडिकल फैसिलिटी, ये सारे स्टेट लिस्ट में आते हैं, ठीक है। और जो स्टेट लिस्ट है हमारे उस पर स्टेट गवर्नमेंट उससे रिलेटेड कानून बना सकती है। स्टेट गवर्नमेंट जो सब्जेक्ट हैं स्टेट लिस्ट में उससे रिलेटेड कानून बना सकती है। वहीं हम लोग बात करते हैं कॉन्करेंट लिस्ट का। देखिए कॉन्करेंट लिस्ट का आइडिया लिया गया है अपने यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया से। कॉन्करेंट लिस्ट में क्या होते हैं, वो सब्जेक्ट्स होते हैं जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट का भी ज्यूरिडिक्शन है और सेंट्रल गवर्नमेंट का भी है। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे कॉमन ज्यूरिडिक्शन है या इसमें कॉमन इंटरेस्ट के सब्जेक्ट होंगे एंड बोथ द लेवल ऑफ गवर्नमेंट कैन मेक लॉ, ठीक है ना। कॉन्करेंट लिस्ट में क्या देखते हैं कि देखिए यहाँ पे दोनों का ज्यूरिडिक्शन है तो कन्फ्यूजन या कॉन्फ्लिक्ट के चांस यहाँ पे होते रहेंगे, ठीक है ना। तो अगर इन केस ऑफ एनी कॉन्फ्लिक्ट्स, इन केस ऑफ एनी कन्फ्यूजन, द जुडिशियरी और द सुप्रीम कोर्ट विल इंटरप्रेट द सिचुएशन।
अगर सेंटर और स्टेट में कॉन्करेंट लिस्ट के किसी सब्जेक्ट को लेके डिस्प्यूट होते हैं तो वहाँ पे जुडिशियरी डिसाइड करेगी कि कौन सा पर्टिकुलर सब्जेक्ट कौन से गवर्नमेंट के लेवल के पास होगा, ठीक है, कौन सा लेवल गवर्नमेंट का किस सब्जेक्ट को एंजॉय करेगा। तो द जुडिशियरी विल सेटल द डिस्प्यूट in case of any confusion or conflict about the subjects lying in concurrent list, ठीक है ना। अब इन तीनों लिस्ट के अलावा एक और लिस्ट है जो हम लोग देखते हुए चलते हैं और उस लिस्ट को बोलते हैं रेसिड्यूअरी लिस्ट, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं जो रेसिड्यूअरी लिस्ट है इसमें वैसे सब्जेक्ट आते हैं। देखिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक डायनेमिक है। हम लोगों ने बात किया ना कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिजिड एज वेल एज डायनेमिक, ओके। तो देखिए जिस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसके बाद सोसाइटी में बहुत सारे चेंज आए हैं। तो एक गवर्नमेंट से हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि जो सोसाइटी के जो चेंजिंग कंडीशन है उसको ध्यान में रखते हुए भी कानून बनाया जाए, ठीक है ना। जैसे हम बात करते हैं कि जिस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस टाइम पे व्हाट्सएप या फेसबुक नहीं था, ठीक है, और आज की डेट में व्हाट्सएप या फेसबुक है। और अगर व्हाट्सएप या फेसबुक के यूज करते हुए मैं किसी को कोई धमकी दे रहे हैं उसके मिसयूज करके बहुत सारे फ्रॉड आप देख रहे हैं ना कि साइबर फ्रॉड है। तो ये जो साइबर फ्रॉड है इसका कॉन्सेप्ट तो कॉन्स्टिट्यूशन के फॉर्मेशन के टाइम पे नहीं था, लेकिन आज की डेट में आप देखते हैं कि इससे रिलेटेड एक लॉ होने चाहिए, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, जो सोसाइटी में जो चेंज हो रहे हैं उसके रिस्पेक्ट में लॉ बनाए जाते हैं, ठीक है। तो ये जो चेंजेज हैं ये तो कॉन्स्टिट्यूशन के फॉर्मेशन के बाद हो रहे हैं ये सारे चेंजेज। तो ऐसे सब्जेक्ट को हम डालते हैं रेसिड्यूअरी लिस्ट्स में, ठीक है। So residuary lists contains those subject which were added to the constitution later after its formation। कॉन्स्टिट्यूशन के फॉर्मेशन के बाद जो सब्जेक्ट बनाए गए, जिस सब्जेक्ट से रिलेटेड कानून बनाए गए उसको हम लोग कहाँ पे डालते हैं, रेसिड्यूअरी लिस्ट में, ठीक है। और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अल्टीमेट पावर होता है रेसिड्यूअरी लिस्ट से रिलेटेड, ठीक है। जैसे हम एग्जांपल के लिए क्या ले सकते हैं, आईटी सर्विसेज, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी कानून है वो कहाँ पे आएंगे, रेसिड्यूअरी लिस्ट में आएंगे, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं कि व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री में हम क्या देख रहे हैं, पहला फीचर कि इंडिया एक फेडरल कंट्री है। कैसे है इंडिया एक फेडरल कंट्री, तो इंडिया में गवर्नमेंट के जो अलग अलग लेवल हैं उनके बीच में पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, सब्जेक्ट बांटे गए हैं, ठीक है। 4 तरह के हम लोग सब्जेक्ट देख लिए, यूनियन, सेंट्रल, ओके, कॉन्करेंट और रेसिड्यूअरी लिस्ट। इसके बाद हम लोग दूसरा फीचर देखते हैं कि दूसरा फीचर देखते हैं जो ये दिखाता है कि इंडिया में फेडरलिज्म प्रैक्टिस किया जाता है। ओके, तो हम लोग देखते हैं सब्जेक्ट एज पर लिस्ट, ठीक है। लिस्ट के हिसाब से हम लोगों ने बंटवारा देखा है पावर का। अब देखते हैं हमारे इंडिया में क्या है, डिफरेंट लेवल और टायर ऑफ गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है। देखिए गवर्नेंस को एक्सपेंस करने के, गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए, लोकल लेवल तक गवर्नेंस को एक्सपेंड करने के लिए एक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का भी प्रोविज़न है। हम लोग देखते हैं ना, जैसे रूरल एरिया में क्या है, ग्राम पंचायत या पंचायती राज का सिस्टम है, वैसे ही जो अर्बन एरिया है वहाँ पे म्यूनिसिपैलिटी या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का सिस्टम है। तो वहाँ पे कोशिश क्या की गई है कि जो गवर्नेंस है उसको लोकल लेवल तक लाया जाए, ठीक है ना। सो इंडिया हैज़ डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट, डिफरेंट टायर्स ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। जब हम 2 टायर की बात करेंगे तो सेंटर और स्टेट होगा, जब हम 3 टायर कहेंगे तो सेंटर, स्टेट एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है। और ये जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है ये स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में ही आता है, ओके। तो ये हम लोग देख सकते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट क्या होता है ये समझते हैं। फिर अगर आप बात कीजिएगा तो आपको दिखाई देता है कि इंडिया के जो फेडरेशन है या जो इंडिया का फेडरल सिस्टम है वहाँ पे यूनियन टेरिटरी का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। यूनियन टेरिटरी कहने का मतलब वैसे ज्योग्राफिकल एरिया से है जो साइज में इतने छोटे हैं कि उन्हें स्टेट डिक्लेयर नहीं किया जा सकता, और साथ ही साथ, ठीक है, उन्हें कुछ रीजन से किसी एग्जिस्टिंग स्टेट में मर्ज भी नहीं किया जा सकता है। तो वहाँ पे क्या होता है कि उनका जो गवर्नेंस है उनको सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में उनका एडमिनिस्ट्रेशन आता है, ठीक है, और उनको यूनियन टेरिटरी कहा जाता है। सो दीज आर सम यूनिट्स विच आर वेरी स्मॉल टू बी ए स्टेट एंड दैट कैन नॉट बी मर्ज्ड विद एग्जिस्टिंग स्टेट। सो इट हैज़ बीन केप्ट अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड नोन एज यूनियन टेरिटरीज। हमारे पास अभी 8 हमारे जो यूनियन टेरिटरीज हैं आप जानते हैं, पुडुचेरी हो गया, दादरा एंड नगर हवेली, चंडीगढ़, दिल्ली, अंडमान निकोबार, ठीक है, लक्षद्वीप, ओके, उसके बाद लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, ये सब हमारे यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। यूनियन टेरिटरी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आएगा, ठीक है।
उसके बाद आप देखिए तो हमारा जो इंडिया का जो फेडरेशन सिस्टम है वहाँ पे क्या किया गया है, सेंटर और स्टेट के बीच में पावर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। कोई भी लेवल गवर्नमेंट का अपने आप यूनिलैटरल लेवल पे अपने लेवल से जो हमारे फेडरेशन का जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है, जो ओरिजिनल प्रोविज़न है, उसको कोई भी लेवल चेंज नहीं कर सकता है अपने आप अपने दम पे। और नो लेवल ऑफ गवर्नमेंट कैन यूनिलैटरली चेंज द प्रोविज़न और चेंज द फेडरल प्रोविज़न ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, अगर कोई चेंज करना है तो उसका एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है। क्या प्रोसेस है कि अगर कोई फेडरेशन से रिलेटेड चेंज होना है तो पहले वो पार्लियामेंट के दोनों हाउस से, ठीक है, 2/3 मेजॉरिटी के साथ वो पास होना चाहिए। साथ ही साथ जो टोटल स्टेट्स हैं तो 50% स्टेट्स के लेजिस्लेटिव असेंबली से, ठीक है, जो स्टेट्स के लेजिस्लेटिव असेंबली है, टोटल स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली है हमारे कंट्री में, तो 50% स्टेट से वो अप्रूव्ड होने चाहिए, तब जाके कोई चेंज यहाँ पे हो सकता है। तो आपको पता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पावर के जो डिवीज़न है उसमें कोई चेंज अगर होगा, कोई अमेंडमेंट होगा तो उसके लिए भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है। तो ये सारी चीज़ें क्या एक्सप्रेस करती है, ये सारी चीज़ें क्लियर करती है कि इंडिया एक फेडरल कंट्री है, ठीक है ना। इंडिया एक फेडरल कंट्री है, ये हम प्रूव कर सकते हैं इन सारे फैक्टर्स, इन सारे पॉइंट्स की मदद से। ओके, तो अब हम लोग इसके बाद आते हैं अपने दूसरे टॉपिक पे। ओके, तो हम लोग अब इस टॉपिक में देख रहे हैं कि हाउ इज़ फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड इन इंडिया। इंडिया में फेडरलिज्म को कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसी ऐसी एडॉप्ट की, इस तरीके से पॉलिसी इंडिया में एडॉप्ट की गई है जो इंडिया के फेडरलिज्म को एक बेस देता है, ठीक है। सबसे जो पहला आप देखते हैं वो है लैंग्वेज, ठीक है। देखिए हमें जो आज़ादी मिली, आपको पता है कि हमें जो आज़ादी मिली, आज़ादी के बाद हमारा एक ब्लड सेड हिस्ट्री है, ठीक है। आज़ादी के बाद का जो एक्सपीरियंस है पार्टीशन का, वो एक बहुत बुरा एक्सपीरियंस है। साथ ही साथ जो इंडिया का जो फॉर्मेशन हुआ है, तो इंडिया आप देखते हैं कि ज्योग्राफिकली इंडिया बटा हुआ था बहुत सारे स्टेट्स में, प्रिंसली स्टेट्स थे, ठीक है। वहाँ पे कल्चरल डाइवर्सिटी भी थी, लिंगुअल डाइवर्सिटी भी थी। तो एक इंडिया के सामने एक चैलेंज था, ठीक है। फ्रीडम के बाद, आज़ादी के बाद क्या हुआ, फॉर्मेशन हुए नए स्टेट्स के। जो स्टेट्स पुराने स्टेट्स थे, एग्जिस्टिंग स्टेट्स थे, उनके बाउंड्री चेंज किए गए, नए स्टेट बनाए गए। तो वहाँ पे ये कोशिश की गई कि एक लैंग्वेज के जो स्पीकर हैं उनको एक स्टेट में डाला जाए, ठीक है। स्टेट का फॉर्मेशन, स्टेट का जो बाउंड्री है वो ऐसे सेट किए जाए कि एक लैंग्वेज के कॉमन जो लैंग्वेज के स्पीकर हैं वो एक स्टेट में आ जाए, ठीक है ना। सो इट वॉज ट्राई टू कीप पीपल ऑफ सेम लैंग्वेज टू कीप इन वन स्टेट। ओके, देखिए लैंग्वेज के आधार पे बहुत सारे स्टेट बने, जैसे आप पंजाब कह सकते हैं, पंजाब हो गए, बंगाल हो गए, महाराष्ट्र हो गए। आगे भी इनका डिवीज़न होता है, जैसे पंजाब से हरियाणा बन गया, महाराष्ट्र का भी डिवीज़न होता है, बंगाल के भी डिवीज़न होते हैं, ठीक है। तो हम ये देखते हैं कि लैंग्वेज के आधार पे स्टेट्स का फॉर्मेशन हुआ है। साथ ही साथ आप ये देखते हैं कि ऐसा नहीं है कि सारे स्टेट्स का फॉर्मेशन लैंग्वेज के आधार पे ही हुआ है, बल्कि कुछ ऐसे स्टेट्स भी हैं, ठीक है, जिनका अपना डिस्टिंक्ट कल्चर है, उनकी अलग एथनिसिटी है। तो उनके रिकॉग्निशन को, उनके आइडेंटिटी को सिक्योर करने के लिए, उनके आइडेंटिटी को रिकॉग्नाइज करने के लिए एक अलग स्टेट्स बनाया गया है, ठीक है ना। सो सम स्टेट्स नॉट फॉर्म्ड ऑन लैंग्वेज बट टू रिकॉग्नाइज देयर कल्चरल एथनिसिटी एंड जियोग्राफिकल आइडेंटिटी, ठीक है। एग्जाम्पल हम ले सकते हैं नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हो गए, ठीक है। तो इनके कल्चरल और एथनिसिटी और जियोग्राफिकल जो आइडेंटिटी है उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए अलग से स्टेट्स बनाए गए, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं कि फेडरलिज्म की प्रैक्टिस इंडिया में लिंग्विस्टिक स्टेट के फॉर्मेशन से भी होती है। साथ साथ देखिएगा आप इंडिया में तो लैंग्वेज पॉलिसी की बात करते हैं, ठीक है ना। तो इंडिया में क्या किया गया कि किसी भी लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज नहीं माना गया। आपको पता है ना कि हमारे इंडिया में लिंगुअल डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। हम लोगों ने श्रीलंका का एग्जाम्पल देखा है अपने पहले चैप्टर पावर शेयरिंग में। वहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा था कि श्रीलंका में आज़ादी के बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन बनता है तो वहाँ पे सिंहलीज को प्रमोट किया गया। सिंहलीज वाज डिक्लेयर्ड नेशनल लैंग्वेज, और तमिल लैंग्वेज को क्या किया गया, वहाँ पे डिस्करेज किया गया। जो भी लैंग्वेज थे सिंहलीज के अलावे उनको डिस्करेज किया गया। उसका रिजल्ट हमने देखा है,
ठीक है। यहाँ इंडिया में क्या किया कि इंडिया की जो लिंगुअल डाइवर्सिटी है उसको रिकॉग्नाइज किया गया और किसी भी लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज का जो दर्जा है वो नहीं दिया गया। हिंदी देखिए, हिंदी इंडिया के 40% लोगों की लैंग्वेज, मदर लैंग्वेज है हिंदी, लेकिन हिंदी को एक ऑफिशियल लैंग्वेज माना गया, एक ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया गया, इसको नेशनल लैंग्वेज नहीं बनाया गया। ये ध्यान में रखा गया कि जो नॉन हिंदी स्पीकिंग रीजन्स है, जो नॉन हिंदी स्पीकिंग पीपल हैं, उनको ये नहीं लगे कि उनके ऊपर हिंदी को फोर्स किया जा रहा है, ठीक है ना। तो हिंदी को क्या किया गया, हिंदी वाज यूज्ड एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज, नॉट एज अ नेशनल लैंग्वेज, ठीक है। गवर्नमेंट डिड नॉट इम्पोज हिंदी अपॉन नॉन हिंदी स्टेट्स और अपॉन नॉन हिंदी स्पीकिंग पीपल, ठीक है ना। गवर्नमेंट ने अपने पॉलिसी में ये कोशिश की कि हिंदी को किसी नॉन हिंदी रीजन्स पे फोर्स नहीं करेंगे, ठीक है। देखिए, हिंदी के अलावे बहुत सारे ऐसे लैंग्वेज हैं जिनको हमारे गवर्नमेंट ने शेड्यूल्ड लैंग्वेज में डाला, शेड्यूल्ड लैंग्वेज के लिस्ट में डाला है। शेड्यूल्ड लैंग्वेज कहने का मतलब क्या है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे लैंग्वेज हैं जिनको कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज किया गया है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम होते हैं उसमें कोई भी कैंडिडेट इन लैंग्वेज में अपने आंसर राइट कर सकते हैं। टोटल 22 लैंग्वेज हैं जो शेड्यूल्ड लैंग्वेज में आते हैं, जो संविधान के हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल्ड लैंग्वेज में है। तो देयर आर टोटल 22 लैंग्वेज इन शेड्यूल्ड लिस्ट, ठीक है ना। और ये जो शेड्यूल्ड लैंग्वेज है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में इसके बारे में डिस्क्राइब किया गया है, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं कि इंडिया में ऐसी लैंग्वेज पॉलिसी अडॉप्ट की गई जिससे कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट नहीं हो, जिससे डिवीज़न क्रिएट नहीं हो। देखिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में स्टार्टिंग में ये मेंशन किया गया था कि आफ्टर 1965 द यूज ऑफ इंग्लिश वुड बी स्टॉप्ड। 1965 के बाद इंग्लिश के यूज को क्या करना है, ख़त्म कर देना है। लेकिन जो नॉन हिंदी रीजन्स हैं उनके प्रेशर के कारण गवर्नमेंट ने क्या किया, इस प्रपोजल को विड्रॉ कर लिया। जो इंग्लिश के यूज को बंद करने की बात थी, गवर्नमेंट ने उस आइडिया को क्या किया, विड्रॉ कर लिया, ताकि नॉन हिंदी बेल्ट वाले जो लोग हैं, नॉन हिंदी बेल्ट जो हैं वहाँ से प्रोटेस्ट नहीं हो, ठीक है। तो उनके इच्छाओं का भी ध्यान रखा गया, ठीक है ना। फिर हम लोग देखते हैं गवर्नमेंट के आगे चलते हैं, हाउ फेडरलिज्म इज प्रैक्टिस्ड इन इंडिया में। तो हम इंडिया की लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को देखते हैं और सेंटर स्टेट रिलेशन को देखते हुए चलते हैं। ओके, फिर हम लोग देखते हैं, देखिए हम लोगों ने क्या देखा है, क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स और स्टेट्स बेस्ड अपॉन लिंग्विस्टिक ग्राउंड्स, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने लैंग्वेज पॉलिसी देखा है। देखिए, इंडिया में जो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है उसको आप देखिएगा तो 2001 में जो सेंसस हुआ उसमें इंडिया में टोटल 1500 लैंग्वेज डिसाइड किए गए, ठीक है। इंडिया में टोटल लैंग्वेज बताए गए, जो 2001 में जो सेंसस हुआ है उसमें 1500 लैंग्वेज बताए गए, ठीक है। अब क्या किया गया, ये जो 1500 लैंग्वेज थे इनको सिमिलैरिटी के आधार पे ग्रुप किया गया, ठीक है। जैसे बात करते हैं हिंदी में, जैसे हम लोग देखते हैं कि भोजपुरी, मगही, राजस्थानी, छत्तीसगढ़ी, भील्स, इन सबको हिंदी में ग्रुप कर दिया गया। तो जो भी जिनके अंदर भी सिमिलैरिटी थी उसको एक लैंग्वेज में क्लब कर दिया गया, ग्रुप किया गया। तो इस ग्रुपिंग के बाद भी आप देखेंगे तो टोटल 114 लैंग्वेज होते थे, ठीक है। अब क्या किया गया कि ये जो 114 लैंग्वेज है इनको भी ग्रुपिंग करके, जो मेजर लैंग्वेज है उसमें ग्रुप करके टोटल 22 लैंग्वेज बनाए गए और इन 22 लैंग्वेज को कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल किया गया। कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल कहने का मतलब है कि इनको कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज किया गया, ठीक है ना। इस लैंग्वेज में सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम में कोई भी कैंडिडेट क्या कर सकते हैं, अपने आंसर राइट कर सकते हैं। इस लैंग्वेज में ये जो 22 लैंग्वेज है इसमें अपने एजुकेशन को परस्यू कर सकते हैं। आप देख सकते हैं, तो आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे हमारे जो शेड्यूल्ड लैंग्वेज है कॉन्स्टिट्यूशन में, आप उनके बारे में देख सकते हैं, ठीक है। तो हम इंडिया में जो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है उसको ध्यान में रख के गवर्नमेंट ने पॉलिसी फॉर्मेशन किया है। साथ ही साथ आप देखिएगा तो इंडिया का जो सेंटर और स्टेट का रिलेशन है वहाँ पे भी आप एक इम्पॉर्टेंट चीज़ नोटिस करते हैं। देखिए, हमारा जो फेडरलिज्म है उसमें क्या है, सेंटर को थोड़ी ज़्यादा पावर मिले है तो इसके ना प्लस पॉइंट भी है, इसके नुकसान भी देखने को मिले। जैसे अगर सेंटर और स्टेट में एक ही पॉलिटिकल पार्टी रूल कर रही है
तो वहाँ पे आपको लगता है कि वहाँ पे कंडीशन देखते हैं फेवरेबल होता है। बट जहाँ पे आप देखते हैं कि सेंटर और स्टेट में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी की गवर्नमेंट है, तो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को भी मिला है। इंडियन पॉलिटिक्स ने एक्सपीरियंस किया है कि जब सेंटर और स्टेट में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी की गवर्नमेंट होती है तो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुए हैं, ठीक है। साथ ही साथ स्टेट गवर्नमेंट अभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट होते हैं फंड के लिए, तो कई बार सेंट्रल गवर्नमेंट उन्हें अपने तरीके से फोर्स भी करती है, जो कि एक अच्छी बात नहीं कही जा सकती है इंडियन पॉलिटिक्स में। 1990 के बाद ये सिचुएशन चेंज होता है। 1919 के बाद देखिएगा तो इंडिया के पॉलिटिक्स में जो रीजनल पार्टी है वो इमर्ज होते हैं, और जो मेजर पॉलिटिकल पार्टी थे अब वो गवर्नमेंट बनाने के लिए रीजनल पार्टी पे डिपेंडेंट होते चले गए, और इंडिया के पॉलिटिक्स में एक नया कल्चर इमर्ज होता है, एक नया कल्चर आता है, वो आता है कोलिशन गवर्नमेंट का। कोलिशन गवर्नमेंट कहने का मतलब क्या है कि एक सिंगल पार्टी के पास मेजॉरिटी नहीं होती इतनी कि वो गवर्नमेंट बना सके, और गवर्नमेंट के फॉर्मेशन के लिए एक मेजर पार्टी अदर रीजनल पार्टीज पे डिपेंडेंट होती है। तो आप देख सकते हैं कि 1990 से लेके 2014 के इलेक्शन तक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, किसी भी मेजर पॉलिटिकल पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिली है और कोलिशन गवर्नमेंट बना है, ठीक है। आप पिछले 2 इलेक्शन देखते हैं 2014 और उसके बाद 2020 का जो इलेक्शन देखते हैं लोकसभा का, तो वहाँ पे देख रहे हैं कि बीजेपी को क्लियर मैंडेट मिला है, मेजॉरिटी मिली है, ठीक है। तो कोलिशन गवर्नमेंट के फ़ायदे भी हो सकते हैं, नुकसान भी हो सकते हैं, लेकिन अगर हम बात करें तो कोलिशन गवर्नमेंट ने लोकल लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे डेमोक्रेसी को और पॉलिटिक्स को स्प्रेड किया है, लोगों को पॉलिटिकली अवेयर किया है। तो हम ये देख सकते हैं कि इंडिया के चाहे वो लिंगुअल पॉलिसी हो, चाहे सेंटर और स्टेट के रिलेशन हो, उन्होंने क्या किया, इन सारी चीज़ों ने इंडिया में फेडरलिज्म के प्रैक्टिस को पॉपुलर किया है, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक को डील कर रहे थे। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के वीडियो को आपने काफ़ी अच्छे से एंजॉय किया होगा और जो कॉन्सेप्ट है वो समझ चुके होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे, और आज के क्लास से रिलेटेड अगर कोई डाउट्स होते हैं, कोई क्वेश्चन होता है, तो आप स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे नंबर पे अपने प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट, हैव अ नाइस डे।